नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आप लोगों का परिचय करवाऊंगा। एक दो और ज़रूरी सूचनाएं हैं, खबरें हैं, वो आप लोगों को साझा करूंगा और इसके बाद इस हफ्ते की जो बड़ी हेडलाइंस हैं, सुर्खियां हैं, वो मेरे सहयोगी बसंत कुमार आप तक पहुंचाएंगे। फिर हमारी ये चर्चा अपने शुरुआत होगी। तो सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, आप देख रहे हैं मेरे साथ एडिटर इन चीफ हमारे रमन कृपाल हैं। नमन सर, बहुत स्वागत। हेलो। इसके अलावा आनंद वर्धन हमारे सहयोगी और मेरे और एक अन्य सहयोगी बसंत, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। जी जी। और हमसे ऑनलाइन बतौर मेहमान जुड़ रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर नीरजा चौधरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते। नमस्ते। तो ये पैनल है और हमारी आज की जो बातचीत है इसमें बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ, बहुत सारी दिलचस्प राजनीतिक उठापटक घटनाक्रम जो हुए हैं उस पर हमारी बातचीत होने वाली है। लेकिन जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के सामने एक दो छोटी सी सूचना है जो न्यूज़ लॉन्ड्री की तरफ से है, वो आपके सामने रख देता हूँ और फिर हम हेडलाइंस की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि इस समय एक बार एक नई बहस छिड़ चुकी है और वो है वंदे मातरम की बहस। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से धींगा मुश्ती खींचतान की वजह बन गया है। लेकिन वंदे मातरम असल में क्या है, इसको हमें इस समय समझने की बहुत ख़ास ज़रूरत है। वंदे मातरम यानी इस देश की हवा, पानी, जंगल, हर चीज़ के साथ जो हो रहा है उसको बचाने के लिए, उसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम उसको बचा पाते हैं तो हम समझेंगे कि हम वंदे मातरम का असली रूप से, असली तौर पर हम उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं, जस्टिस कर पा रहे हैं। और इसका एक तरीका ये है, इस वंदे मातरम यानी कि अपनी मातृभूमि को, अपनी ज़मीन को सैल्यूट करने का एक आसान तरीका है कि जो मीडिया है वो इन तमाम चीज़ों को, जल, जंगल, ज़मीन, हवा, पानी, देश के इन सब को बचाने के लिए सरकारों से सवाल पूछे, उन लोगों से सवाल पूछे, खुलकर सवाल कर सके जो लोग आज इसकी बहुत सारी गड़बड़ियों, बदहालियों की वजह बन रहे हैं। उनसे सवाल पूछना ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया खड़ा हो अपनी रीढ़ पर। न्यूज़ लॉन्ड्री एक ऐसा प्रयास है जो आपके सहयोग से अब तक ये काम करता आया है, यानी अपने सब्सक्राइबर्स की मदद से ये काम हम करते आए हैं। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे तमाम जर्नलिस्ट आगे भी ये काम करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आराम से, हिम्मत से, हौसले के साथ ये पत्रकारिता जारी रख सकें। इसके अलावा एक और छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए, जो न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट का बुक क्लब है, इसका दूसरा संस्करण आने वाला है। इस बार ये बेंगलुरु में होगा और इस बार की जो किताब है उसका नाम है घाचर घोचर और इसके लेखक हमारे साथ होंगे बेंगलुरु में विवेक शानबाग। उनसे बातचीत होगी, आप लोग भी उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स के लिए ख़ास बुक क्लब का ये इवेंट हम अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में आयोजित करते हैं। इस बार बेंगलोर वालों की बारी है, तो आप लोग ज़रूर पहुँचे और इस बुक क्लब का हिस्सा बने, इसका फ़ायदा उठाएं। बसंत जी, मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से पहले जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं, हेडलाइंस हैं, उनको हमारे दर्शकों के सामने रखें और फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस हफ्ते की जो प्रमुख खबरें रही वो है सीजेपी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है। पैनल आंदोलन के दौरान जो पुलिस कार्रवाई से जुड़े जो आरोप लगे थे उस पर भी जांच करेगी। आज यानी शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद मार्ग स्थित डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ वो सीजेपी आंदोलन के दौरान पैलेट गन लगने से घायल पीड़ित को अपने साथ ले गए हैं। राहुल गांधी की मांग है कि एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव हुआ। आखिरकार नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ। नई टीम में स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी हुई है, जबकि अमित मालवीय को जगह नहीं मिली। इसके अलावा संगठन में कई अन्य बड़े बदलाव भी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों को इस साल राहत देने की संभावना तलाशने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के पीएमएलए फैसले की समीक्षा के लिए सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया है। स्पाइस जेट को दिवालिया प्रक्रिया में फिलहाल राहत मिली है। एनसीएलटी ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी एविएटर ML 29641 लिमिटेड को स्पाइस जेट के खिलाफ दायर दिवालिया याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। हालांकि विवाद को देर से सुलझाने पर संबंधित पक्षों पर 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 लोग अस्पताल में भर्ती है। भावनगर में हुई घटना की जांच में मेथनॉल मिलने की बात सामने आई है। मामले में 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ जेल में निधन हो गया। उनकी उम्र 80 वर्ष थी। वहीं इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल से वापस आदियाला जेल भेज दिया गया। उन्हें जेल से अस्पताल लाया गया था, फिर देर रात को उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया है। वहीं ईरान अमेरिका तनाव फिर से बढ़ा। ट्रंप ने आर्थिक युद्ध की धमकी दी है, जिसके कारण तेल की कीमतों में उछाल हुआ। भारत समेत दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। तो ये है इस सप्ताह की सुर्खियां। बड़ी खबरें थी इस हफ्ते की। बहुत सारी अटकलें ये लग रही थी कि इमरान खान की शायद तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ लोगों ने उनके जिंदा नहीं होने तक की बातें कही थी। तो उन सारे अटकलों को दूर करने के लिए उनको हॉस्पिटल, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें पाकिस्तान के हस्तक्षेप किया था, तो उनको लाया गया था जेल, और उसके बाद हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि नहीं, उनको जेल में रखना सुरक्षित है। तो अब उनको फिर से भेज दिया गया है कि चूँकि हमारे साथ इस समय वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर नीरजा चौधरी हैं, तो हम इस बातचीत को शुरू करें उससे पहले मैं इस हफ्ते 2 चीज़ें हुई हैं बड़ी, और मैं पैनल के बाकी लोगों से भी उम्मीद करूंगा, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट को, सत्र को और राजनीति को नीरजा बहुत करीब से देखती हैं, उस पर कमेंट करती हैं, तो मेरे 2 सवाल हैं 2 चीज़ों पर, तो वो मैं पूछ लेना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर हम औपचारिक रूप से चर्चा शुरू करेंगे। तो मेरा पहला सवाल नीरजा आपसे है कि एक खबर आई कल परसों 3-4 दिन में कि सोनिया गांधी अपना मेमोयर संस्मरण लिख रही हैं, बिलोंगिंग अ जर्नी टू लव के नाम से। तो अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो एक स्पेकुलेशन और अटकलबाजी की बात हो जाएगी, लेकिन चूँकि आपकी अपनी किताब रही है हाउ प्राइम मिनिस्टर वर्क करके, उतना लंबा चौड़ा आपने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, पार्लियामेंट फंक्शनिंग को। आम तौर पर इस तरह की बायोग्राफी, मेमोयर, ये सारी चीज़ें कई बार बहुत आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्धता और आप अपनी तारीफ़ के उसमें लिपट के रह जाती हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से चीज़ों को नहीं रख पाती। अगर आपको देखना हो या उम्मीद लगानी हो सोनिया गांधी के मेमोयर से, तो आप क्या उम्मीद करती हैं इसमें? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिनके ऊपर आप उम्मीद करती हैं कि सोनिया गांधी ने इस पर ज़रूर रोशनी डाली होगी? अभी तक इसको लेकर कुछ कन्फ्यूज़न था या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्पष्ट नहीं थी, अब साफ हो गई। वो कौन से इवेंट्स होंगे? देखिए, सोनिया गांधी की किताब तो बहुत समय से एक्सपेक्टेड रही है, आ रही है, और पहले ऐसा कहा जाता है एक बार कुछ पब्लिश हुआ था पर विथहोल्ड किया गया जी। लेकिन इस बार फाइनली आ रही है, अनाउंसमेंट हो गया है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जी। और इसको बहुत उत्सुकता से लोग देखेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी वो शख्सियत है जिसने 3 प्रधानमंत्रियों को इन्फ्लुएंस किया है, मैं मानती हूँ। जी। एक राजीव गांधी, उनके पति, जिनकी जब वो पावर में आए 414 लोकसभा सीट्स थी जी। और 5 साल के बाद वो गिर के 197 हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण एरा था, एक नई आशा के रूप में वो उभरे थे और कई चीजें हुई थी उन दिनों, तो जिनका फर्स्ट हैंड व्यू उनको होगा। और ये भी है कि कई चीजों में उनकी जरूर
राय भी ली होगी राजीव ने, ऐसा माना जाता है। दूसरे थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको बनाने में सोनिया गांधी का हाथ था। और क्योंकि शरद पवार भी उस समय एक कंटेंडर थे, लेकिन सोनिया गांधी का प्रेफरेंस और ऑफ कोर्स सदर्न एमपीज का प्रेफरेंस और सोनिया गांधी का फाइनल टिल्टिंग जो डिसीजन था वो नरसिम्हा राव की तरफ गया। और फाइनली डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके प्रधानमंत्रीशिप के दौरान उनको हाफ प्रधानमंत्री की तरह देखा जाता था, द पावर बिहाइंड द थ्रोन आज भी कहा जाता है, और जो पॉलिटिकल निर्णय थे उस दौरान वो पार्टी लेती थी, सोनिया गांधी, अहमद पटेल उनका ग्रुप लेता था। और अहमद पटेल तो ये कहा करते थे, ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे डोमेन में है पॉलिटिकल चीजें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस को देखिए। तो एक डिवीजन ऑफ लेबर था, क्योंकि पार्टी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने और यूपीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने, यूपीए ने सोनिया गांधी को चुना था, और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। वो मेरी किताब में मैंने लिखा है कि क्यों किया, पर दैट अपार्ट। और मनमोहन सिंह को इंस्टेड बनाया। तो कई ये 3 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने बहुत, मुझे लगता है बहुत फैक्टर थी उनकी प्रीमियरशिप में जी। लेकिन कई चीजें हैं जो हमको सवाल खड़े हैं। एक तो है कि आप उनसे क्या सुनना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे उनके द्वारा, और दूसरा है वो क्या प्लान कर रही हैं, उसमें आप गेस लगाएंगे कि क्या उन्होंने लिखा होगा। क्योंकि टाइटल बिलोंगिंग है, तो मुझे लगता है एक एम्फेसिस तो जरूर होगा, बिलोंगिंग टू द नेहरू गांधी फैमिली, व्हाट इट इज मेंट, क्या इसका मतलब रहा है, और इस परिवार का आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या महत्व है, और ओवर द सेंचुरी क्या महत्व रहा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और एज ए फॉरेन बॉर्न, इटालियन बॉर्न बहू ऑफ द फैमिली उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या पाया। तो मुझे लगता है ये तो जरूर होगा। और जितना मेरा उनसे कांटेक्ट रहा अर्लियर इयर्स में, मुझे लगता है एक चीज की वो बहुत कॉन्शियस हैं, वो है किस तरह से जो लेगेसी है नेहरू गांधी फैमिली की, उसको जारी रखा जाए, उसको नहीं मरने दिया जाए। हालांकि वो बहुत कॉशियस और प्रैग्मेटिक हैं, और कई बार वो कहती थी ये कि आई एम नॉट नेहरूज डॉटर लाइक इंदिरा गांधी वॉज, मतलब मेरे पास वो चीजें नहीं हैं, उस पोजीशन में मैं नहीं हूँ जो नेहरू की डॉटर की थी, इंदिरा गांधी की थी। तो उन्होंने कई चीजों में, कई पहलू पे बहुत फूक फूक के कदम रखे हैं एज ए रिजल्ट है। ओवरऑल बहुत उत्सुकता से इस किताब का इंतजार था और है। बिल्कुल ठीक बात। आनंद, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, कौन से ऐसे घटनाक्रम हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि इस पर, या जिनकी आप अपेक्षा करते हैं कि इस पर से पर्दा उठाएंगे? मेरे ख्याल से जो संस्मरण मेमोयर्स होते हैं वो आत्मजीवनी, ऑटोबायोग्राफी से अलग होते हैं। इसमें कुछ मतलब अपने मेमोरीज़ के कुछ सेलेक्टिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, और ना कि पूरा कैनवास पूरे जीवन का नहीं रहता है, नहीं तो पूरा जीवन तो फिर उनका बहुत पहले से। दूसरी बात है कि भारत में या अन्य जगह भी जो राजनेता होते हैं वो पॉलिटिकल फिगर के साथ साथ वो एक सेलिब्रिटी भी होते हैं, तो लोगों की छोटी छोटी चीज़ों में बहुत रुचि होती है कि नेता को क्या खाना पसंद है, क्या, कई बार उसको पीआर के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन लोगों की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, मेमोयर्स में उन्होंने पढ़ाई कैसे की, पढ़ाई में क्या उन्हें पढ़ना पसंद है, क्या नहीं पढ़ना पसंद है, क्या खाना पसंद है, उन्हें कैसी किताबें, कैसी फिल्में पसंद हैं, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों की झलक मेमोयर्स में आती हैं। तो जो लोग राजनीतिक वजहों से, और राजनीतिक इसका जो मेरे ख्याल से पार्ट है वो थोड़ा फॉर्मूलेइक ही होगा, मतलब उसमें मेरे ख्याल से ऐसे कई चीज़ें नहीं आएंगी जो कि लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो रोज़मर्रा जीवन की छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा, और जो नॉन पॉलिटिकल रीडर हैं उनके लिए। तीसरी बात है वो मेमोयर्स और ऑटोबायोग्राफी के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है जो जॉर्ज ऑरवेल का, कि ऐसी कोई भी
कोई भी जीवनी या कोई भी संस्मरण को मानक नहीं माना जाए या सही भी नहीं माना जाए जिसमें अपने लिए कुछ डिसग्रेसफुल रिवील नहीं किया गया हो, तो वो फिर ईमानदारी की बात हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसके जीवन काल में कुछ डिसग्रेसफुल ना हुआ हो। तो अब वो कहाँ तक वो ईमानदारी आती है उनके उनके जीवन पर, ये तो उनका अपना प्रयास है। लेकिन कई बार फिल्में, जैसे एक बार इटालियन एक्ट्रेस मोनिका बेलुस्की एक लीड रोल में आने वाली थी, वो फिल्म बंद हो गई, या हाँ बंद ही हो गई क्योंकि आई तो नहीं। और कई जबकि जब वो पावर में थी तब ये सब चर्चा चल रही थी। और मेरे ख्याल से भारत के मानस पटल में उनका पावर सेंटर मुझे याद है, जो सीताराम केसरी के बाद उन्होंने जो कमान संभाला, तो इंडिया टुडे में एक कवर स्टोरी आया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और वो करके, और वो काफ़ी डिटेल में सोनिया गांधी के जीवन में गया था। वो एक जर्नलिस्टिक राइटिंग में वो मेरे ख्याल से लॉन्ग फॉर्म में सबसे पहला प्रयास था। उन्होंने अपनी तरफ से, अब जैसे नीरजा जी बता रही थी कि एक समय में एक सुपर कैबिनेट जो एनएसी होती थी उसको भी मतलब एक पैरेलल गवर्नेंस को भी हेड किया। तो राजनीतिक जो भाग है मेरे ख्याल से उसमें वो बहुत ज़्यादा कुछ रिवील ऐसा नहीं करेंगी कि जो लोग नहीं जानते, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें ज़्यादा रोचक होंगी मेरे ख्याल से। रमन सर, आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, मैं भी ये फील करता हूँ कि ये बुक पॉलिटिकल कम होगी, पर्सनल ज़्यादा होगी। मुझे लगता है कि एक हम गैस ही कर सकते हैं टाइटल देख के, ऐसे नीरजा बता रही हैं, लेकिन नीरजा बीइंग अ पॉलिटिकल एडिटर कमेंटेटर, आई थिंक डिसअपॉइंट होंगी कि पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम होगा उसके अंदर। मुझे लगता है कि वो पर्सनल अपना जो उसका अपब्रिंगिंग इटली में, और कैसे वो इंडिया में आई, और कैसे उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंग नेहरू फैमिली की तरफ बढ़ा, कैसे वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू नेहरू एंड द नेशन, दोनों, नेहरू और नेशन दोनों का। तो आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और उसमें जो छोटी मोटी पॉलिटिक्स आती है उसके बारे में होगा। और बुक अब थोड़ा सा ये हो रहा है, जैसे नीरजा बता रही हैं कि एक बार आनी थी लेकिन रुक गई थी, तो उसको रोक दिया गया था, या क्या रीज़न था। तो हो सकता है कि बुक को इस ढंग से यूज़ किया जाए कि वो सिंपैथी और एम्पैथी इवोक ज़्यादा करेगी पब्लिक के बीच में सोनिया के बारे में, और ये भी जानते हुए कि उनको कैंसर हुआ है, या तो मेरे ख्याल से बुक इज़ गोइंग टू बी लेस पॉलिटिकल, मोर पर्सनल। बसंत जी, मैं मतलब एक पाठक के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये समझना चाहूँगा कि उनको इंडिया आए बहुत समय हुआ नहीं था। राजीव गांधी का निधन हो गया, इंदिरा गांधी का निधन हो गया, उसके बाद उन्होंने एक परिवार को, क्योंकि कोई और था नहीं, यहीं 2-3 लोग थे, कैसे मैनेज किया। और उस वक्त राजनीति को, क्योंकि भारत की राजनीति में इतना टेढ़े चाल चले जाते हैं, इतने दाव पेच है, तो एक इटली में जन्मी और इंडिया की राजनीति में दाव पेच कैसे उन्होंने सीखा और कैसे उस दाव पेच को इस्तेमाल किया, इस बारे में कुछ है तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी पढ़ के अच्छा लगेगा, और एक इंसानी तौर पे भी कि इमोशनल पक्ष भी आएगा कि कैसे उन्होंने फैमिली को मैनेज किया। सिसिलियन दाव पेच। तो ये मेरी उम्मीद होगी कि ऐसा कुछ है। ठीक बात। मैं तो बस बहुत छोटी छोटी 1-2 चीज़ें, एक तो मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि जब उन्होंने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया, हालांकि नीरजा और तमाम लोग बहुत ने अलग अलग चीज़ें कहीं, लेकिन वो कहते हैं ना डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, वो उसको कैसे फैसले ले रही थी और कैसे उन्होंने निर्णय किया कि नहीं मैं नहीं बनूंगी, क्योंकि वो ऐसा पद है कि जिस पर आने के बाद शायद सोनिया गांधी के लिए आगे का रास्ता कठिन भी हो सकता था और आसान भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से उसके बारे में जरूर लिखेंगे। क्योंकि वो बनी नहीं ना, वो क्यों नहीं लिया उन्होंने, उसके बारे में लिखेंगे। और दूसरा एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड चीज़, मतलब फैमिली से रिलेटेड चीज़ की कभी भी राजीव गांधी को, जब तक संजय जिंदा थे 1980 तक, तब तक राजीव गांधी को उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं देखा जाता था। बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में संजय को माना जाता था, संजय ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं इंदिरा के। तो उस लिहाज से
संजय के साथ इनका क्या किस तरह का रिश्ता था, उसको भी थोड़ा सा अगर उसमें होगा तो वो भी दिलचस्प होगा जानना मुझे कि कैसे उसको देखते रिलक्टेंट थे। पॉलिटिशियन हाँ, उनके और हस्बैंड। reluctant। तो ये दो चीज़ें हैं। एक और सवाल निर्जन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये अभी जो पार्लियामेंट सेशन बीत गया, बहुत लीस्ट प्रोडक्टिव मॉनसून सेशन रहा ये, और थोड़ा सा बहुत ये सरकार लगातार अपनी जीतों के जरिए और एक एक कामयाबी के इलेक्टोरल जीत मेरा मतलब है को लेकर एक बड़े सफलता के उस पे सवार थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि इस बार जो सरकार का एटीट्यूड रहा पार्लियामेंट के अंदर, अमित शाह का जिस तरह से अमित शाह को घेरा गया विपक्ष ने, वो एक डिफेंसिव माइंडसेट में चली गई है सरकार पहले के मुकाबले, पिछले 10-12 सालों के मुकाबले? देखिए, ये बात सही है, बैकफुट पे है सरकार। और अगर आप कंपेयर करेंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स जब आए और कितने हाई पे थी बीजेपी, और जिस तरह से टीएमसी में टूट हुआ और फिर शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ग्रुप में स्प्लिट हुआ, जी तो 26 एमपी इधर से ऑपोजिशन से एनडीए की तरफ चले गए, विच बड़ा जंप है। जी और ये कहा जा रहा था कि मॉनसून सेशन में डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा और सरकार सोच रही है कि 2/3 मेजॉरिटी अब उसके करीब है, मतलब ऐसा लग रहा था ये सब होने जा रहा है। और अचानक स्थिति पलट गई, और ये हमें एक बहुत बड़ी सीख है ये कि कितनी जल्दी देश में स्थितियां बदल सकती हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ तो आज अगर हम कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे है, डिफेंसिव पे है, ये बात सही है कि अमित शाह ने लो प्रोफाइल रखी मॉनसून सेशन के दौरान, पार्लियामेंट हाउस में होते हुए भी दोनों हाउसेस में नहीं गए, और राहुल गांधी ने उनको, उनकी जो घेराबंदी थी उसको नहीं रोका। आज भी वो संसद मार्ग में धरने पे बैठे हुए हैं उसी मुद्दे को लेके, उस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं जो स्टेप्स लिए हैं भाजपा ने, उनमें से बीजेपी में रीशफल एक मुद्दा है, उनमें से एक कमेटी को सेटअप करना जो वायलेंस हुआ जुलाई 20 को, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो दूसरा मुद्दा है। और जो बातचीत भी जारी है कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से अंतर खाने, तो वो सब एक कदम ले रही है सरकार माहौल को ठंडा करने के लिए। लेकिन आपका सवाल है क्या अमित शाह डिफेंसिव पे हैं? मुझे लगता है, किसी ने मुझे अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि ये सब हो रहा है ना, जैसे डस्ट मट्टी उठती है ना, तो उस पे आप छींटा देके उसको ठंडा करते हैं जी। तो भाजपा वही कर रही है, ठंडा सिचुएशन को करने की चेष्टा कर रही है। इससे कंक्लूड, हालांकि जो बीजेपी में रीशफल हुआ उसमें दिखता है कि अमित शाह की जितना टोटली चलती थी हाँ वो नहीं हुआ, क्योंकि स्मृति ईरानी जो हाशिए पे थी, राम माधव हाशिए पे थे, उनको वापस लाया गया है। हालांकि सुनील बंसल, तावड़े दोनों को रखा गया है और दोनों अमित शाह के बहुत करीब हैं। सुनील बंसल ने तो यूपी डिलीवर किया, वेस्ट बंगाल डिलीवर किया, तो बहुत ही मतलब सुनील बंसल का होना साथ में एक बहुत बड़ी चीज है। तो उनको रिटेन किया गया है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, पीयूष गोयल को ट्रेजरर बनाया है। जो सवाल वहां खड़ा है, क्या वो कैबिनेट से बाहर होंगे, क्योंकि उनको तो माना जा, क्योंकि वन पर्सन वन पोस्ट का प्रिंसिपल बीजेपी फॉलो करती रही है, या फिर उनको कंटिन्यू किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अमित शाह बहुत समय से चाहते रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि पीयूष गोयल को फाइनेंस दिया जाए, एटलीस्ट 2019 में तो ये चेष्टा थी। तो मैं ये कहूंगी कुल मिला के कि जिस तरह से स्थितियां इस तरफ करवट ली वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद, उसी तरह हमको मान के चलना चाहिए कि इतना जल्दी कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि अमित शाह वीक हो गए हैं। अमित शाह बहुत ही शातिर बजे हुए खिलाड़ी हैं, व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, वेरी शार्प, बहुत ही हार्ड वर्किंग जी।
जिस तरह से उन्होंने यूपी डिलीवर किया था 2014 में, बंगाल डिलीवर किया, तो उनको डिसमिस करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। और ये तो मान के ही चलना चाहिए बीजेपी कॉस्ट करेक्शन करेगी और बहुत जल्दी करेगी। अब कितना लॉस ऑफ ग्राउंड रहा है, ऑपोजिशन कितना उसका फायदा उठा सकती है, माहौल क्या बनेगा, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन तो है, इसमें दो राय नहीं है बहुत लोगों में। जेन जी, जेन अल्फा तो एक जगह है, बाकी तबकों में भी डिससेटिस्फैक्शन है और एक फटीग भी आ जाता है वो, मतलब उसी सरकार से, और एक नयापन नहीं रहता है वो सरकार का। तो वो किस तरह से खोजेगी भाजपा की लीडरशिप, क्या होगा अगले दिनों में, बहुत अहम है उसको देखना। ठीक बात। तो चूंकि अब ये हमारी चूंकि बातचीत का पहला हिस्सा यही था, और वो थी भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनी है, नितिन नवीन ने जो नई भाजपा नए संगठन की घोषणा की है, उसमें कुछ नामों ने चौंकाया है, जिसका जिक्र नीरजा कर ही रही हैं। उसमें राम माधव हैं और स्मृति ईरानी हैं। राम माधव को लेकर आपने चूंकि कहा कि हाशिए पर ये लोग थे, और इनको इन नामों से ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अमित शाह की भी नहीं चली है, लेकिन कुछ नाम है जैसे सुनील बंसल हुए या तावड़े हुए, लोगों को लगता है कि उनकी भी अपनी बात हुई है, उनकी भी मतलब सुनी गई है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि इसमें कुछ दो हिस्से, दो धड़े हैं जिनको मिलाकर ये टीम बनाई गई है, और उसमें एक धड़ा अमित शाह मोदी का है, तो दूसरा धड़ा कौन सा है? मुझे लगता है ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, अगर एक शब्द उसको डिस्क्राइब करता है वो है संतुलन। तो अमित शाह की भी चली है, कुछ लोग ऐसे भी लाए गए हैं जो हाशिए पे थे, एक अलग ऑप्टिक्स है वो जी। आरएसएस की भी चली है, बीएल संतोष अभी भी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन है, हाँ। उनको रिटेन किया गया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है संतुलन बैठाने की कोशिश है, हर प्रेशर ग्रुप जो है पूरे परिवार में उसको कुछ ना कुछ दिया जाए। लेकिन जो सिग्नल जाना चाहिए था ना एक डायनामिज्म का, हाँ, वो नहीं गया। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी जब लीड कर रहे थे 1990 में, जब उन्होंने पूरी यंग लीडरशिप तैयार की थी, सेकंड यंग लीडरशिप जिसको कहते थे, उसमें सुषमा स्वराज थी, प्रमोद महाजन था, गोविंदाचार्य थे, बाद में अरुण जेटली आए और लोग थे। तो वो टीम ओवर अ पीरियड तैयार हुई। जब आडवाणी ने गिव अप किया लीडरशिप को 2009 के डिफीट के बाद, तो और लोग तैयार थे। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बने दोनों हाउसेज में। तो उस तरह का मजबूती से एक नई लीडरशिप को तैयार करना आगे के लिए, वो एफर्ट इस टीम में नहीं दिखा है। राइट, ठीक। हालांकि विमेन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, ऑप्टिक्स जो सिग्नल गया है वो विमेन को लेके है। मेरे ख्याल 6 है ना वाइस प्रेसिडेंट्स विमेन, स्मृति ईरानी जनरल सेक्रेटरी, और भी सेक्रेटरीज में भी हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी कहा था, हाँ, महिला एक बड़ा मुद्दा होने वाला है बीजेपी का। जी, ठीक बात। ये सिंधिया जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उनको कैसे देखते हैं आप, उनकी पोजीशन इन दिस सेटअप? विजय राजे सिंधिया का वाइस प्रेसिडेंट की उतनी अहमियत नहीं होती ज़्यादा, मतलब एक जैसे सिग्नल देने के लिए वहाँ प्रेजेंस है। तो राम माधव को भी पहले जनरल सेक्रेटरी थी ना, 2014 से 20 में उनको बाहर किया गया, तो बहुत पावरफुल थे उस समय। उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। स्मृति ईरानी को हाउएवर जनरल सेक्रेटरी बनाया है, तो उनका रिहेबिलिटेशन तो बहुत क्लियर है। लेकिन विजय राजे सिंधिया को लाना, रखना ही वसुंधरा राजे और विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को वहां रखना ही अहमियत रखता है, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, वो भी ओल्ड गार्ड को रिहेबिलिटेट करने का एक सिग्नल है। अच्छा, जय पांडा को भी रिटेन करना, हाँ, जो अमित शाह के बहुत करीब रहे हैं और जिन्होंने स्टेट्स डिलीवर की हैं। असम में बहुत शानदार परफॉर्मेंस था, दिल्ली वो देख रहे थे, शानदार परफॉर्मेंस रहा। लेकिन 8 साल के बाद माना जा रहा था कि उनको शायद सरकार में लाया जाएगा, वो हुआ नहीं। इसका मतलब है पार्टी
में क्या होता है उसको अहमियत दे रही है बीजेपी। आनंद, पूरा रीसफल पे हो गया कि जनरल आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नहीं, संतुलन वाली बात सही है। मतलब मेरे ख्याल से 65 नए मेंबर्स आए, उसमें 51 नए हैं, लेकिन नए जो है, नयापन में भी जो कंटिन्यूटी और चेंज दोनों के एलिमेंट्स हैं, और जो नए चेहरे भी हैं वो जो कुछ तो हैं बिल्कुल नए, लेकिन बाकी का एक पृष्ठभूमि रही है, ओल्ड गार्ड के भी हैं, कई का एज ग्रुप है वो रिलेटिवली यंग है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अननोन है। हम लोग के लिए अननोन होंगे, लेकिन पार्टी संगठन में नोन है। दूसरी बात है, कोर्स करेक्शन में एक राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पास भाजपा इसको कैसे देखती है, मतलब उसका माइंडसेट थोड़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ओर ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है। तो अभी जो है इस वर्तमान कार्यकाल के वो जो है दूसरे वर्ष में है, और जो अगला चुनाव है राष्ट्रीय स्तर पे 2029 में है, तो 3-4 साल है, 3 तो ये जो है एक बड़े संगठन के लिए बहुत समय है। मतलब कि वो ज़्यादा चिंतित होती अगर राष्ट्रीय चुनाव अगले वर्ष होता या उसके अगले वर्ष होता, तो फिर, लेकिन वो अपने इलेक्टोरल मशीनरी को मोमेंटम में कैसे रखती है कि वो जो चुनाव होते हैं बड़े राज्यों में उसमें जीत का, तो अगले वर्ष जो 5 राज्यों में चुनाव हैं तो उसमें इससे वो मोमेंटम जारी रखने का, और ये रिसफल का एक भाग जो है उस पर भी फोकस्ड है कि वो 5 राज्यों में संगठनात्मक रूप से कैसे तैयार रहें हम उन 5 राज्यों का चुनाव लड़ने के लिए। उसमें उत्तर प्रदेश एक उनके लिए बड़ा प्राइज़ फिर होगा अगर फिर जीतते हैं तो, और वो उनको एक फिर से एक मोमेंटम दे देगा। तो ये भी उनकी ये है, और हम जैसा मान रहे हैं वो इसको कैसा देखते हैं, क्योंकि जेनजी जो है एक मोनोलिथिक है नहीं। जेनजी का एक बड़ा पार्ट वो सोचते होंगे कि हमारे पास भी हो सकता है, क्योंकि जेनजी तो जो सिर्फ सड़क पे है, जेनजी एक कांवड़ लेके भी जा रहा है, उसमें भी जेनजी है। तो अब उस डेमोग्राफी को वो कैसे देखते हैं वो भी है। उसी तरह हर डेमोग्राफी को, और कई बार ऐसे आंदोलन होते हैं, जैसे ऐसे आंदोलन जो है अभी जो है राष्ट्रीय, मैंने यहाँ एक बार बोला था कि परीक्षा में जैसे अनियमितता को लेके एक बार 1.5 वर्ष पहले बिहार में ऑलरेडी आंदोलन हो चुका था जिसमें प्रशांत किशोर वगैरह भी लीड किए थे। हाँ। और इसमें ऐसे आंदोलन में डिलेंटेंट जो हैं, जो कई डिलेंटेंट होते हैं कि जिनका किसी चीज़ पर मतलब स्पेसिफिक मुद्दा पे ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में उसके भाग बन जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी नीतिगत ये है इनका कि जो है कुछ जो है पैचवर्क करके ये देकर जो सबको तो हम अपनी तरफ नहीं ला सकते, लेकिन जो हैं हमारे उनको रिटेन करें, और जो कोर वोटर है, अब ऐसे भी एग्जेजरेट हो जाता है, लेकिन इनका जो है अभी भी वोट प्रतिशत जो है अपना खुद का तो 40% से नीचे है। तो और भारत में कभी भी बहुत जो सर्वोच्च भी स्तर पे पार्टियां गई हों 50% से ज़्यादा तो लाई नहीं है। तो अभी भी देखिए तो होल इंडिया में लीजिए तो ज़्यादा तो इनके विरुद्ध ही वोट कर रहे हैं ना, मतलब 60। वो अब उसको विपक्ष कैसे कंसोलिडेट करता है, विपक्ष की चुनौती है। ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में 40 से नीचे को कैसे कंसोलिडेट करके सत्ता में बने रहते हैं, ये इनका चैलेंज है। अब इन सब को लेकर है, मतलब ठीक बात। मैं अगले सवाल पे भी आता हूँ, पहले रमन सर आपसे भी एक कमेंट ले लूँ। ये जो पूरा रीसफल है इसको आप कैसे देखते हैं बीजेपी में ओवरऑल? 3-4 टेक हैं इसमें। हाँ। पर सबसे पहले मैं इनके सोशल मीडिया पॉलिसी पे देखूंगा। जो अमित मालविया 2014 से थे वहाँ पे, उनको हटा के अब दीपक महास्के को लेकर आए हैं। तो ये मेरे ख्याल से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर आप अमित मालविया की पूरी पॉलिसी देखें, ट्रोलिंग देखें, बहुत नेगेटिविटी थी, और जो भी चीज़ होती थी उसमें कैसे पीछे
पड़ जाना, और उसके बाद इनके जो मुद्दे थे, लव जिहाद हो गया, उस टाइप के मुद्दे उस पे। दीपक महास्के इज़ ऑल्सो, ये भी एक आईटी पर्सन है, लेकिन इनका ये आध्यात्मिक ज़्यादा है। तो इनके आने से ये लगता है कि एक इंटीग्रेशन सोशल मीडिया के साथ के थ्रू जेनजी या और जो वोटर्स हैं उनके साथ कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एक मेजर चेंज है। बाकी संतोष तो वहाँ पे थे ही, और माधव के आने के बाद ये भी लग रहा है कि पिछले इलेक्शन में आरएसएस को चैलेंज कर दिया था और इनकी सीटें बहुत कम आए थे। तो इस बार आरएसएस, क्योंकि चौथी बार पावर में आना बहुत बड़ी बात होगी, तो उसमें आरएसएस का पूरा समर्थन चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो आरएसएस के साथ इंटीग्रेशन अच्छा होगा अगर ये लोग भी आए। और उसके बाद तीसरा जो मुझे लगता है कि एक कोशिश की गई है दिखाने की कि एक जनरेशनल चेंज इन लीडरशिप, इसके कुछ यंग लोग, कुछ एक्सपीरियंस लोग, इन सबको लाके कि वैसा किया है। लेकिन अगर पास्ट देखें तो पास्ट में तो एक पार्टी में हैवी हैंड तो होता है, वो इनफैक्ट बीजेपी को छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस में हर पार्टी में होता है पार्टी में एक, और जो हैवी हैंड है वो तो मोदी और अमित डियो हैं। तो वो अभी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे वो अगले जो 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है उसमें पता चलेगा, 27 में। हाँ, तो उसमें उसके थ्रू पता चलेगा। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। बसंत, हाँ, जैसे सर कह रहे थे जो सोशल मीडिया में बदलाव हुआ है, अमित मालवीय गए हैं और जो नए मेंबर को लाया गया है, यही उम्मीद होगी कि वो कुछ नया करेंगे। जिस तरीके से नफ़रत का पूरा एक ट्रोल चल रहा था, कोई जर्नलिस्ट खबर कर दे तो उसके पीछे पड़ जाओ, कोई नेता है तो उसको डिमीन करो। लेकिन इस बार जिन लोगों को रखा गया उसमें भी कई ऐसे लोग हैं, जब उनकी नाम की घोषणा की गई तो उन्होंने अपना ट्विटर प्रोटेक्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने सफाई किया। उसमें एक अरुण यादव हैं हरियाणा वाले, उनके बारे में उन पर पहले भी हम लोगों ने स्टोरी की है, तो वो गाली गलौज करते रहे, उनको भी स्पेस दिया गया है। तो अब देखना होगा कि जो नया जनरेशन है उसको कैसे ये लोग हैंडल करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना है। तो सोशल मीडिया में जो बदलाव हुआ वो सच में जो गाली गलौज ट्रोलिंग से बेहतर अपने काम को डिलीवर करते हैं या नहीं। दूसरा, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये युवाओं की टीम है, युवाओं की टीम है। अब भारतीय राजनीति में युवा की परिभाषा कहाँ तय होती है ये भी नहीं पता। कोई 40-50 साल का है वो भी अपने आप को युवा नेता कहता है। को बहुत दिन तक युवा नेता हाल तक कहा गया था। राहुल गांधी को भी कहा जाता है। राहुल गांधी भी 60 साल के हो ही गए। लेकिन बीजेपी के हवाले से ही एक खबर आई कि जो इस टीम में लोग हैं उसमें से 40 से कम सिर्फ 6 लोग हैं 40 साल से, और 40 से 49 के बीच 15 लोग हैं, अच्छा, और 21 लोग हैं 50 से 60 वर्ष के बीच। ये सब युवा है। हाँ, बट तो 60 साल का युवा ही माना जाता है। वही सब जब हमारे यहाँ सरकार रिटायरमेंट मान लेती है। तो इस तरीके से देखें तो कोई युवाओं की टीम नहीं बनी है अगर उम्र वाला हिसाब देखा जाए। अधेड़ों की टीम है। हाँ, नहीं, पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी हैं। ज़रूरत भी पड़ती है, एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जो बताए कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। बिल्कुल। और नई पीढ़ी अनुभवी लोगों के साथ ही सीख के आगे बढ़ती है। तो मेरा तो यही कहना है। और जो भी ये बनाया गया उसमें आप देखेंगे कहाँ कहाँ से लोगों को लिया गया, उसमें भी दिखेगा कि चुनाव को ध्यान में रखा गया है। पंजाब से एक पंजाब, उसके बाद यूपी से हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया जो बस्ती से चुनाव हार गए थे। तो इस तरीके से चुनाव को टारगेट किया गया है। तो मेरा तो यही कहना है। और सोशल मीडिया कैसे काम करता है वो भी देखना होगा। इसका अगला हिस्सा था जो हाँ, कुछ आनंद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया मतलब जब कांग्रेस थी और उसके लिए भी बहुत ही मुश्किल था, और विश्व भर में जो स्टडीज़ है वो हमेशा जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए नैरेटिव कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी
असंतोष है वो नेचुरल भाव उसके है। खिलाफ है। असंतोष है ना, वो परिवार में हो या किसी संस्था में हो या सरकार में हो, जो डिससेटिस्फैक्शन है वो नेचुरल सेंटीमेंट है, वो एंटी इनकम्बेंसी का। तो उसको कंट्रोल करना, नैरेटिव कंट्रोल करना हमेशा जो है, वो यूपीए को भी जब सोशल मीडिया चल रहा था वो बहुत कठिनाई हुई, और अभी जब कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं तो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक मेरे ख्याल से एक और मैं करना चाहता था राम माधव को लेके कि वो एक मेरे ख्याल से आरएसएस और भाजपा के बेटर कोऑर्डिनेशन करने का भी एक सूत्र का सिग्नल हो कि एक ऐसा रखो कि ऐसा माना जाता है कि उनके पांव दोनों तरफ हैं, तो एक पांव भाजपा में एक आरएसएस में, तो वो एक सूत्र का काम करने के लिए भी ये उनको बीच में और एक बार रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की थी जब उनको जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दिया गया था इलेक्शन के समय पे। हालांकि वहाँ पर वो मतलब बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, कोई बहुत अच्छा डिलीवर भी नहीं, सरकार चूंकि नहीं बनी तो अब अल्टीमेटली डिसाइड तो इसी बात से होता है कि सरकार बनी या नहीं बनी। मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखती है इस सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। जिक्र आया अमित मालविया का कि कैसे पूरा जो आईटी सेल है उसको बड़ा नेगेटिव कोनोटेशन दे दिया अमित मालविया के आने के बाद। एक पूरा जाने कैसे कि एक कोई भीड़ है, ऐसा कोई पैक है जो लोगों के पीछे लग जाती है, फिर लोगों का जीना हराम कर देती है, गाली गलौज करती है, और अननोन चेहरे हैं जो कि लोगों को निशाना बनाते हैं। ये सब तमाम चीज़ें नैरेटिव गढ़ना और उसके तमाम पहलू हैं। मसलन 2 अक्टूबर को जब देश में गांधी जी की जयंती मनाई जाती है तब उस दिन अचानक से कोई गोडसे जिंदाबाद, गोडसे अमर रहें जैसी चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा देना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के पीछे कहा गया कि एक मीडिया आईटी सेल है, बीजेपी का आईटी सेल, उसके मुखिया थे अमित मालविया, जिनको इस टीम से अलग कर दिया गया है। और कुछ दिन पहले एक और घटनाक्रम हुआ जिसमें एक और बड़े नाम थे, चेहरा तो उनका सामने कभी नहीं आता था, और वो थे हिरेन जोशी जो कि पीएमओ में मीडिया का काम देखते थे, उनको भी हटाया गया। तो ये घटनाक्रम जो मीडिया जिसको कि बहुत सेंसिटिव तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद देखते हैं, उनको खुद माना जाता है कि मीडिया पर उनकी विशेष नज़र रहती है, मीडिया में क्या चलता है उसकी उनके बड़ी परवाह रहती है। वहाँ से इन 2 अलग अलग समय पर एक बड़े क्विक सक्सेशन में 6 महीने के अंतराल पे 2 लोगों का जाना क्या मैसेज देता है। और साथ में जो लोग आए हैं, जिसका अभी बसंत ने जिक्र किया कि अरुण यादव हैं या प्रीति गांधी हैं या शिवानंद द्विवेदी हैं या इसके अलावा एक आलोक भट्ट हैं, ये सारे लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल बंद कर दिए क्योंकि उस पर उन्होंने बैक में इतना गाली गलौज ये सारी चीज़ें कर रखी थी अलग अलग समय पे, गांधी जी से लेके तमाम लोगों पर। तो ये सामने आया कि अब इसकी इन लोगों ने सफाई की है, लोगों ने अपने 1000 700 800 500 ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। इसके बाद अब वो धीरे धीरे फिर से अपने हैंडल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। मेरा सवाल नीरजा आपसे यही है कि ये जो पूरा जो 2 बड़े लोगों का हटना हुआ, अभी अमित मालविया का और इससे पहले हिरेन जोशी का, ये क्या बताता है कि इन लोगों ने एक मीडिया के साथ बहुत टकराव वाला, बहुत कन्फ्रंटेशन वाला एक रिश्ता इजाद किया, जिसमें ये सीधे कहा जाता था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें सुबह सुबह हिरेन जोशी इश्यूज़ डिक्टेट करते थे, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये डिक्टेट करते थे, एक सुपर एडिटर की बात कही जाती थी कि तौर पर बिहेव करते थे, और फिर पूरे चैनल उसको फॉलो करते थे। उनको हटा दिया गया। यही कमोबेश स्थिति अमित मालविया की थी कि कैसे वो सोशल मीडिया के दायरे में लोगों को टारगेट करते थे। इन दोनों लोगों का हटना क्या बताता है? इससे कोई मैसेज निकाल सकते हैं हम? आई थिंक दोनों से अलग अलग मैसेज निकलते हैं। हिरेन जोशी से ऑब्वियस नाराजगी थी, बट बहुत क्वाइटली धीरे से निकाला गया, उसका बवाल नहीं मचा। और वो जो करते थे असर्शन, जो लाइन देते थे कि ये लिखा जाए मीडिया द्वारा या दिखाया जाए जी, वो बिहाइंड द सीन्स था। अमित मालविया का रोल बहुत अलग है। और क्या अमित मालविया को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो बहुत आक्रामक, जो आपने कहा ना, एक स्टाइल था, जी, एक स्टाइल के अगेंस्ट है, या फिर उन्होंने इनफ प्लानिंग नहीं की फ्यूचर को देख के कि कहाँ बीजेपी को किस तरह से, जैसे इंस्टाग्राम को नहीं वो टूल दिया गया
जो कि देना चाहिए था, तो उस वजह से दिया गया है। मुझे लगता है दोनों है। और कहीं ना कहीं आरएसएस के कुछ लोगों ने तो उनको तरीके से आड़े हाथ भी लिया था पब्लिकली, जैसे कि डिस्कशंस में। तो अब क्या स्टाइल बदलेगा? क्या ये एहसास है कि ये काम नहीं कर रहा? जेन जी सामने आई है तो उसके साथ ये काम नहीं करने वाला है, दूसरा रुख अपनाया जाए। मुझे लगता है ये है ज्यादा देखा जाए। और जेन 4 रीजंस है इस रीशफल को लेके। विमेन को टारगेट करना, जेन जी को टारगेट करना, इलेक्शन गोइंग स्टेट्स को टारगेट करना, और बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स विद इन द संघ परिवार, वो संतुलन बिठाना। ये 4 मुझे लगता है ड्राइविंग कंसिडरेशंस थी। तो जेन जी खासकर ये जो टीम है सोशल मीडिया आईटी वाली, जहां अमित मालवीय बाहर हुए हैं, वो टीम का मैंडेट मुझे लगता है जरूर थोड़ा बदला होगा। बिल्कुल ठीक बात। आनंद, आप की कोई कमेंट्री? ऐसा तो नहीं कि इतना सारा जो जंतर मंतर पे लोगों के वीडियो आए, इनको लगा होगा कि इतने बड़े बड़े गालीबाज तो जंतर मंतर पर सब इकट्ठा हो गए, तो हमें तो मान लिया तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, अब इसको बदलने की जरूरत है। पूरी स्ट्रेटजी कि अब इस पे भरोसा उठ गया बेसिकली अब गाली वाली परंपरा से, अब दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई जाए। वो अमित मालवीय के नेतृत्व में जो, हालांकि वो बहुत प्रामाणिक किताब नहीं है, वो जो स्वाति चतुर्वेदी ने आईटी पे सेल पे लिखा था, ट्रोल आर्मी के पर। तो लेकिन उससे ये है कि जो इंडिविजुअल ट्विटर यूजर्स थे उस आईटी सेल के, उनका अपना कोई व्यक्तित्व तो नहीं दिखता था। वो लगता था कि एक जैसे असेंबली लाइन होती है फैक्ट्रीज में, उसी तरह से हैं, और वो एक रेडीमेड प्रोडक्शन होता है। वो मशीनरी का एक पुर्जा है, मशीन चल रही है। और ये भी कहते हुए कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि और पार्टीज ने भी उसको रोल मॉडल बना के रेप्लिका उसका तैयार करना शुरू कर दिया, जो कि सोशल मीडिया में एक अनसेड जैसा एक आक्रामकता ले आया, और कोई भी डिस्कोर्स को बहुत ही जो है कहिए कि एग्रेसिव कर दिया, बहुत आक्रामक। सबके पास ये आम आदमी पार्टी का भी उतना ही आक्रामक गाली गलौज करने वाला था। आप बस खाली उनके लाइन से थोड़ा डिसएग्री कर जाइए, और कांग्रेस के पास भी वही उसी तरह के एग्रेसिव लोग थे। तो वो उसका जो प्रोटोटाइप है उन्होंने तैयार किया, बाकी ने जो है अपने अपने मॉडल निकाले उसके। तो अब ये है ना कि पहले है कि ठीक है, नेट तौर पे हम इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, इस पार्टी को, इससे मेरी लॉयल्टी है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पार्टी वर्कर भी हूँ, मेरे भी कुछ अपने विचार रखने के अपने तरीके हैं, और मैं अपने तरीके से रखूँगा। ये परंपरा जो है, जो भारत के पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल मीडिया में नहीं आई है, वो है कि एक दे दिया गया है सब लोग ऐसे करो, एक जो कोडिफाइड ट्वीट्स वगैरह। तो वो मेरे ख्याल से अगर एक दूसरी परंपरा करना है तो थोड़ी सी एक ब्रॉड आउटलाइन देकर इंडिविजुअलिटी देनी होगी पर्टिकुलर ट्विटर यूज़र को, कि आप अपनी, हमारी ये बात है, आप अपने तरीके से रखें, अपने विचार के तहत रखें, लेकिन ब्रॉडली हम ये मानते हैं। तो उससे मेरे ख्याल से यहाँ से डिफरेंस आएगा, नहीं तो फिर एक नया ट्रोल आर्मी ले आएगा कि दूसरे तरीके का। मैं 2 चैनल्स के संपर्क में रहा था पिछले 2-3 साल 4 साल, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता था कि ये जो प्राइम एंकर्स है 8 बजे या 9 बजे, ये सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं, मतलब कि सभी चैनल्स के, कब एक ही टाइप का शो, एक ही टाइप का टॉपिक, और कई बार डॉक्यूमेंट्री भी सेम चलती थी। तो जब मैं ये बात कर रहा था तो क्योंकि मैं भी रहा हूँ ऐसे मीडिया ग्रुप्स में इन द पास्ट में, तो मुझे बताया गया कि जो प्राइम टाइम के जो एंकर्स हैं 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, ये एडिटर के हाथ से निकल चुके हैं। वो सीधा का सीधा हिरेन जोशी से डिक्टेट लेते थे और वहाँ से होता था।
तो ये बहुत क्लियरली मुझे बताया, बहुत सीनियर आदमी ने मेरे को बताया 2 चैनल्स में। और उसके बाद जब हिरेन जोशी चले गए तो मैंने फिर पूछा कि अब क्या सीन है, तो वो कह रहे कि सीन अभी भी नहीं बदला है, लेकिन थोड़ा सबड्यूड है। अभी वो थोड़ा बहुत एडिटर से भी बात करना शुरू किया है उन्होंने, लेकिन अभी भी वो पीएमओ की तरफ देखते हैं। हाँ, तो मतलब कि उसके बाद भी, लेकिन पहले बहुत ही मतलब कि कोई हाइड भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। वो सुबह कि हमको ये आया है, बस ये कर रहे हैं, वो कभी भी एडिटर से बात नहीं करते थे। तो अभी आई थिंक ये जो चेंज आया है, मैं जैसे बसंत बता रहे हैं कि नीचे के लोग तो वो भी गाली गलौज टाइप के लोग हैं। मुझे लगता है कि ऊपर ये जो दीपक मास के आया है, इसके बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, और कारण भी लगता है, अगर अमित मालविया जैसा ही सिस्टम शुरू करना है, चलते रहना है, उसी की कंटिन्यूटी रखनी है, तो अमित मालविया को निकालने का कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। बेसिकली जैसे नीरजा ने बताया कि 4 इश्यूज बताए, तो उनको एंगेज करना थ्रू सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टा इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो एक मेन फोकस रहेगा। हाँ, ये तो है कि ये जो पूरा जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, अब इससे चूँकि बीजेपी इस चीज़ के लिए मानी जाती है कि बहुत तेज़ी से सीखती है। कोई भी एक अगर उनके साथ मिस हैपनिंग हुई, कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसको तुरंत सीख के उसको रेक्टिफाई इमीडिएटली करना, जैसा कि नीरजा कह रही थी कि बहुत जल्दी बीजेपी इसका पूरा शुरू करेगी। तो ये बात साफ हो गई कि जो पूरा इंस्टा का खेल था, सोशल मीडिया में बहुत पावरफुल, बहुत आगे होने के बाद भी तमाम पार्टियों से, लेकिन इंस्टा का जो खेल था, जो ऑर्गेनिक खेल था, उसमें वो बहुत पिछड़ गए इन जेनजी से। जो, और चाहे वो मीम्स का मसला हो, चाहे वो पोस्टर्स का मसला हो, चाहे नारों का मसला हो, जुमलों का मसला हो, गालियाँ तो एक उसका अलग हिस्सा थी जहाँ पे गाली गलौज और वो दूसरी चीज़ें चली है, वो तो जेनजी के, वो जनरेशन के उसमें चली गई। फिर भी तो इसमें बहुत पीछे, क्योंकि हम 3-4 बार कम से कम, जिस दिन से ये फैसला आया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से, 3 बार कम से कम हम इस चीज़ को सुन चुके हैं अलग अलग मोर्चों पे, कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट कलीग्स को ये सलाह दी है कि वो अपनी इंस्टा प्रेजेंस बढ़ाएं, लोगों से इंटरेक्शन को बढ़ाएं, इंस्टा पर अपने मौजूदगी को मजबूत करें। तो ये तो लगता है कि वो, उनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि वो लोग इंस्टा के और का जो खेल है पूरा है, उसमें जो नई पीढ़ी वहाँ पर जिस तरह से मौजूद है, उससे अगर तालमेल नहीं बिठा पाए तो इनको नुकसान हो सकता है इलेक्टोरली। हाँ, बसंत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं अब सोशल मीडिया पे कि जैसे अमित मालवीय को कोई सज़ा मिली है, लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं। मैं सेंट्रल दिल्ली में गया था, तो जर्नलिस्ट लोगों के बीच मैंने सुना कि आने वाले समय में कई जगहों पे राज्यसभा के चुनाव है और वहाँ से अमित मालवीय को राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। खासकर यूपी का अनुमान ज़्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि 12 साल तक एक पद पे रहे, अब आगे बढ़ाने की बात आ रही है, तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। तो क्या पता उनका प्रमोशन ही हुआ, रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन रिवॉर्ड मिल सकता है उनको, क्योंकि आफ्टर 2014 से अब तक रहे हैं, तो 12 साल जो काम किया इफेक्टिव तो है, इफेक्टिव तो रहा है, चाहे जो भी जिस टाइप नेगेटिव था, जैसा भी था। और बीजेपी ऐसे पनिश करती नहीं अपने लोगों को, मतलब वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड करती है, भले थोड़ा आगे पीछे। मोदी जी की सरकार में तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि आज किसी को हटाया। अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान को ही देखा जाए, धर्मेंद्र प्रधान तमाम नाकामियों के बावजूद अगले दिन पार्लियामेंट में जिस तरह से उनका फूल माला से स्वागत हुआ है, वो कल परसों अगले कुछ दिनों में उनका कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन हो जाएगा इस तरह से। नहीं, आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये जैसे कहते हैं ना, मोदी और अमित शाह का लास्ट लाफ हो सकता है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे फंक्शन नहीं कर सकते। अमित शाह को रिवॉर्ड करना किसी चीज से, और बाकी सब लोग मान रहे हैं कि उनको पनिशमेंट मिल रही है, सजा मिल रही है, ये परफेक्टली पॉसिबल है जी। और धर्मेंद्र प्रधान तो मैं मानती हूँ, इस बवाल से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यही था कि उनको पार्टी में भेजा जाएगा। पहले भी वो पार्टी का ही रहे हैं वो, और बहुत मजबूती से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है ओवर द इयर्स, और संघ से तो बहुत अच्छा रिश्ता है ही उनका। तो यही है कि कोर्स करेक्शन में 1 2 3 4 5 चीजें अब क्या आएंगी सामने जी।
तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ें उससे पहले हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के पत्र हैं, उन्हें हम पढ़ना चाहेंगे और आप लोग भी अपने पत्र हमें ज़रूर भेजें। पत्र भेजने का तरीका बहुत आसान है, podcasts@newslaundry.com पर आप हमें अपने पत्र मेल कर दीजिए, अपनी चिट्ठियां भेज दीजिए। सब्जेक्ट लाइन में चर्चा का मेंशन ज़रूर कीजिए ताकि हम उसे इसमें शामिल कर पाएँ। और आपके पत्र बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उससे हमें हौसला भी मिलता है और साथ में ये समझाइश भी मिलती है कि हम इस पॉडकास्ट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आज जिन सब्सक्राइबर ने हमें पत्र भेजा उनमें पहला नाम है प्रवीण कोलेकर का। प्रवीण लिखते हैं, टुडेज एनएल चर्चा वॉज रियली एंगेजिंग, कवरिंग अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बियॉन्ड जस्ट पॉलिटिक्स. द डिस्कशन अराउंड 15th August brought back many nostalgic memories, while the conversation about pets and the challenges of raising a dog was truly thought-provoking. I would love to see even more such diverse topic in future episode. Politics is undoubtedly an important part of our lives, but it is not the only aspects worth discussing. Conversation that touch our everyday experience, emotions, relationship, culture, and personal growth make the discussion richer and more enjoyable. I also understand that Shardul is leaving. That is really sad. I have always appreciated his views, his participation, and his no-nonsense approach to discussion. He brought a refreshing perspective to the conversations. I wish him all the very best for whatever lies ahead and hope to see him back on NL Charcha again in the future. Until then, bye dost. Looking forward to more such balanced Charcha. Thank you Praveen. Thank you for all the kind words. और हम कोशिश करेंगे कि शार्दुल को बीच बीच में चर्चा का हिस्सा ज़रूर बनाते रहें। कुछ चीज़ें थी जो शार्दुल लंबे समय से कुछ करना चाह रहे थे और वो रुकी पड़ी थी, अब उन्होंने निर्णय लिया है और हमारी सारी शुभकामनाएं ऑब्वियसली जाहिर सी बात है शार्दुल के साथ हैं ही, लेकिन बीच बीच में शार्दुल चर्चा में आते रहेंगे और आप उनको सुनते रहेंगे। हमारे जो अगले सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है धीरज कुमार बसंत जी। धीरज कुमार लिखते हैं, नमस्ते चर्चा टीम, जर्मनी से लिख रहा हूँ। हर शनिवार चर्चा सुनना मेरे हफ्ते का फिक्स हिस्सा है। पहले एक बात दिल से, शार्दुल का तैन का जाना खलता है। वजह यह नहीं कि मैं उनकी हर बात से सहमत था, बल्कि उल्टा, वो अक्सर पैनल के बाकी लोगों से अलग, कई बार दूसरी तरफ से बात रखते थे और मेरे लिए यही चर्चा की सबसे बड़ी ताकत थी। जहाँ सब एक ही तरफ बोलते हैं वहाँ बहस नहीं होती, बस एक दूसरे की बात पर सिर हिलाना होता है। सुनने वाला अपनी राय तभी बना पाता है जब दोनों तरफ की दलील ठीक से रखी जाए। गुजारिश है कि पैनल में कोई ऐसा जरूर रखिए जो जानबूझकर उल्टी तरफ सवाल उठाए। अब पिछले हफ्ते की बात पर, स्वतंत्रता दिवस पर हम विदेशी हुकूमत से मिली आज़ादी का जश्न मनाते हैं। झंडा, परेड, भाषण। जर्मनी में ऐसा कोई दिन नहीं है क्योंकि यहाँ गुलामी बाहर से नहीं आई थी, अंदर से चुनकर आई थी। और उस गुलामी का सबसे बड़ा औजार फौज नहीं, रेडियो था। नाजी सरकार ने प्रचार मंत्रालय बनाकर सारे प्रसारण को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी वजह से 1945 के बाद जब यहाँ नए सिरे से ढांचा बना तो सबसे पहले ये तय किया गया कि मीडिया की जेब सरकार के हाथ में नहीं रहेगी। प्रेस और प्रसारण की आज़ादी संविधान के अनुच्छेद 5 में लिख दी गई। चैनल केंद्र के बजाय राज्यों के स्तर पर बिखेर दिए गए और पैसा बजट से नहीं, सीधे घरों से आने लगा। आज भी हर घर हर महीने 18.36 यूरो देता है, चाहे वो इन पब्लिक चैनलों को देखें या ना देखें। सबसे अहम बात यह है कि यह रकम नेता तय नहीं करते। एक स्वतंत्र आयोग चैनलों की ज़रूरत का हिसाब लगाकर सिफारिश करता है। मतलब आज़ादी यहाँ भाषण का विषय नहीं है, वही खाते का डिज़ाइन है। ईमानदारी से ये भी कहूँगा कि ये मॉडल दूध का धुला नहीं है। लोग शिकायत करते हैं कि पैसा ज़बरदस्ती वसूला जाता है, खर्च बहुत है और प्रसारण परिषदों में पार्टियों के लोग बैठते हैं। फीस बढ़ाने पर राज्यों और चैनलों की लड़ाई अभी संवैधानिक अदालत तक पहुंची हुई है। फिर भी बुनियादी फ़र्क ये है कि यहाँ सरकार चैनल का गला पैसे से नहीं दबा सकती। तो पैनल से सवाल, क्या ये आज़ादी का अधूरा रह गया काम है जिसे आज भी ठीक किया जा सकता है, या पैनल को लगता है कि भारत में ऐसा कोई भी ढांचा बनेगा तो सरकार उस पर कब्जा कर ही लेगी। शुक्रिया और शार्दुल जी को शुभकामनाएं। शुक्रिया धीरज, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और गहराई से ये पत्र आपने लिखा है
और शार्दुल के बारे में आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है। और हमारी कोशिश चर्चा को लेकर यही रही है कि चर्चा में डाइवर्स विचार आते रहें। ओपिनियन की विविधता अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने लिखा भी है, क्योंकि उससे फिर चर्चा आगे बढ़ती है। वरना अगर सारे लोग सहमत ही हो जाएं किसी विषय पर तो फिर चर्चा और बहस की गुंजाइश ही कहाँ रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ जो जिस मीडिया के मॉडल की बात आपने कही है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है। और उसमें से एक चीज़ है मीडिया का रेवेन्यू का मॉडल। इसके क्या बने। अभी तक तो पूरी तरह से मीडिया हमारा विज्ञापन के ऊपर ही केंद्रित है और सरकारों ने या कॉरपोरेट ने उसको वेपनाइज कर दिया है, पूरी तरह से हथियार बना दिया है। तो उससे कानूनी संरक्षण कैसे दिया जा सकता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल संरक्षण किस तरह से मिल सकता है, इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है हमारे देश में, ताकि मीडिया। और साथ में ये भी है कि विश्वसनीयता, जैसे जिस पब्लिक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ उसकी विश्वसनीयता भी बहुत कम है। और बड़ा हिस्सा आज की तारीख में है जो वो प्राइवेट मीडिया संस्थानों का है। और प्राइवेट मीडिया संस्थानों के साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स का बिजनेस मॉडल लागू नहीं हो सकता। तो कई तरह के स्तर पे हमें इसमें सुधार और बदलाव की ज़रूरत है। और जिस इंस्टीट्यूशन की बात जैसे आपने कहा कि उसमें जो कमेटियां हैं या आयोग हैं, उसमें सरकार से जुड़े लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ हाल फिलहाल में एक घटना हुई जो कि चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर, और सरकार ने बड़ी चालाकी से उसके चयन में प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर को रखा है, और तीसरा रखा है लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो बट नेचुरल है इतना कि ये एक तरफ झुका हुआ है पैनल। 3 लोगों के पैनल में 2 लोग हमेशा एक ही तरफ के होंगे। तो कभी ये संभव नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त यहाँ बन जाए जो कि प्रधानमंत्री या जो सरकार में है उसकी राय से अलग हो। और उसका तरीका ये था, जो उससे पहले की व्यवस्था दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग मिलकर बैठते। तो 3 अलग इंडिविजुअल होते और 3 अलग विचारों के लोग होते, और न्यूट्रल इसमें एक व्यक्ति की भूमिका होती। तो फिर एक इंस्टीट्यूशन भी मजबूत होता, संवैधानिक तौर पर एक मजबूत व्यक्ति की जवाबदेही होती, वहाँ पर नियुक्ति की संभावना बनती। अभी वो संभावना ख़त्म हो गई। तो कभी भी वही स्थिति यहाँ पर भी है। प्रसार भारती का जो गठन हुआ बीबीसी की तर्ज पर हमारे यहाँ की, इससे कम से कम पब्लिक ब्रॉडकास्टर ईमानदार से काम कर पाएगा। लेकिन वहाँ पर भी पूरी तरह से प्रसार भारती का जो बोर्ड है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटीज से भरा हुआ है। उसमें अक्सर पोस्ट खाली रहते हैं। उसकी जो ऑटोनॉमी है वो किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि नीचे के स्तर पर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे काम जो करते हैं वो पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम करते हैं। तो ले दे के प्रसार भारती का पूरा ढांचा एकदम असफलता का, एक फेलियर का म्यूज़ियम जैसा बन गया है। तो मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे स्तर पर हमें इसकी पूरी समस्या को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसमें बड़े बदलाव की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर आई कुछ दिन पहले, और उसमें ये बताया गया कि मार्च से जुलाई महीने के बीच में इस साल भारत सरकार ने औसतन हर 68 सेकंड पर एक टेक डाउन नोटिस फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब इनको मिलाकर दिए, और इसमें अलग अलग पोस्ट्स को हटाने के लिए कहा इन प्लेटफॉर्म से। तो इसको लेकर काफ़ी, और इसमें केवल केंद्र सरकार नहीं शामिल है, इसमें राज्य सरकारों की भी नोटिस शामिल हैं। तो ये मिला के एक एवरेज आया, जिससे पता चला कुल करीब हर दिन 1275 टेक डाउन के नोटिसेस एवरी डे ऑन एन एवरेज जारी किए गए सरकार की तरफ से। और इसके बाद एक
नया बवाल खड़ा हो गया। खासकर ये जंतर मंतर का आंदोलन, और जैसे जब सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ और जब ये कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ा पेज बन गई फिर सोशल मीडिया पर, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, उसके बाद से इस प्रक्रिया में तेज़ी आई। तो इसमें कई तरह के हैं अटकलें हैं। आनंद, इसको आप सरकार के टेक डाउन नोटिसेस को और ये जो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है उनकी भूमिका को हमने पहले भी कई बार बात की है, लेकिन सरकार जिस तरह से इसको कर रही है, क्या इसको अपने खिलाफ आने वाली किसी भी आवाज़ को दबाने के एक औजार के तौर पर देखा जाए सिर्फ? क्योंकि इसमें बहुत सिलेक्टिव तरीके से कुछ लोगों को टारगेट करने की बात है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको ही मुख्यतः इसमें इस टेक डाउन नोटिसेस का निशाना बनना पड़ा है। इसमें एक है कि कॉन्फ़िगरेशन पहले लेना होगा कि टेक डाउन नोटिसेस, ब्लॉकिंग नोटिसेस दो अलग चीज़ें हैं। नोटिस नहीं, ब्लॉकिंग तो ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन तो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स, साइबर क्राइम, फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, नेशनल सिक्योरिटी, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार बहुत सारे तर्क दे सकती है कि ये साइबर फ्रॉड का था, ये फाइनेंशियल फ्रॉड का था, ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड था। तो इसमें मैं बता दूं कि 2025 में कर्नाटका हाई कोर्ट में एक्स जो ट्विटर चलाता है वो कर्नाटका हाई कोर्ट गया था। तो दो इसमें है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स होते हैं वो आईटी एक्ट के 69A में होते हैं। तो उसका एक स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस है कि उसके ये प्रोसीजर हैं। लेकिन ये जो इन्होंने 79(3)(b) में रखा है कि टेक डाउन, और उसका फरवरी में कर दिया 3 घंटे में। अब 3 घंटे में इनका लॉजिक था कि इतना जल्दी नहीं कीजिएगा तो कोई गलत खबर है, भ्रामक खबर है या मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाएगा, इसलिए 3 घंटे में। तो अब एक्स का कहना था कि ये 69A का तो स्टैट्यूटरी जो प्रोसीजर है इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, और 3 घंटे में जो करने में मतलब कि टेक डाउन फर्स्ट, इन्वेस्टिगेट लेटर। 3 घंटे में तो आप बहुत इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते कि फैक्ट इसमें सही हैं या गलत हैं। तो आप पहले टेक डाउन कर लें, बाद में जांच करते रहिएगा। तो सरकार का ये तर्क था कि भाई वायरल वगैरह। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसमें कहा कि पहली बात तो एक्स सुनिए, आप हैं विदेशी संस्था, तो विदेशी संस्था को आर्टिकल 19 का जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, या विदेशी नागरिक को, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है नॉन सिटीजन्स को नहीं है, तो उसमें आप नहीं आते। और दूसरी बात कि सरकार का कहना सही है ये, लेकिन उसके बाद डीजी पब और कुणाल कामरा और मेरे ख्याल से एक और संस्था, तो ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए। तो सरकार का अब कहना है कि सबको क्लब टुगेदर कीजिए, हम ये सभी केसेस को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि में उन्होंने दलील दी कि और हम एक साथ सुनेंगे, क्योंकि अब ये जो है लीगल के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी हो गया है, और हम ये सुनेंगे। तो अब यही है मेरे ख्याल से कि उसमें कुछ पॉलिटिकल टारगेटिंग की बात होगी, जो आप बोले हैं। सरकार इसमें कहेगी कि नहीं, पॉलिटिकल टारगेटिंग नहीं है, ये इससे जुड़ा है। सबसे बड़ा ढाल सरकार के पास हमेशा रहता है कि मतलब पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, और फिर कह देगी कि नहीं इतने तो है इसमें 80, जैसे कि इन्होंने दिखाया कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक किया, उसमें दिया कि 82% उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के थे, और अब स्टेट गवर्नमेंट में भी तो कई गवर्नमेंट्स इन्हीं के ही हैं। तो और फिर एक दिखाया कि वो इंटरनेट इन्होंने 14A में क्या उसका एक है ना, ये साइबर क्राइम वगैरह का है। तो अब ये है, लेकिन मेरे ख्याल से एक मांग इसमें ये होनी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन देने कि इसमें कंटेंट क्रिएटर्स, पॉलिटिकल टारगेटिंग ये वगैरह क्या कितना है, साइबर क्राइम का कितना है, ये कितना, उससे ज़्यादा स्पष्ट होगा। ठीक बात। रमन सर? हाँ, इसमें अभी मार्च से जुलाई तक 2.97 लाख
आई थिंक विड्रॉल के लिए किया है हाँ, इन्होंने 1.95 लाख। 1.95 लाख, तो इतना इन्होंने विड्रॉ के लिए किया है। इसमें जैसे आनंद ने बोला ये काफ़ी हद तक सच है कि हमें पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में है। हम क्योंकि कई बार मीडिया में हम इसको ले लेते कि ये सब के सब पॉलिटिकल स्पीच के बारे में होगा, कोई स्टोरी के बारे में होगा, लेकिन ये इसमें कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, पता ही नहीं है किसी को। कोई डेटा ना ही एक्स तो एवरी मंथ वो रिपोर्ट लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास भी ये कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं देते। ये कि कितने वो ये बताए थे कि बहुत ट्रांसपेरेंटली बताए थे कि सरकार ने हमको कहा कि 100 टेक डाउन करो, हमने 100 की जगह 97 टेक डाउन किए, लेकिन वो क्या थे, किसके बारे में थे, उसके बारे में नहीं पता। तो इसीलिए ये एक ब्लैंकेट आर्गुमेंट देना बड़ा मुश्किल है इसके बारे में कि सरकार टारगेट कर रही है मीडिया को या सरकार टारगेट कर रही है ये अनुमानित है। हाँ, कि कॉकरोच जनता पार्टी को टारगेट कर रही है, उनके मीम्स को टारगेट कर रही है। तो ये बड़ा स्पेकुलेटिव एक टेक होगा। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अड़चन इसके अंदर यही है कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता। मैं एक नीरजा जी के पास जाऊं उससे पहले आनंद, मेरा आपसे एक और सवाल है। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ जो हम लोग फेस कर रहे हैं इस समय डिजिटल मीडिया के उस पे, सोशल में, वो ये है कि इंडिया में आपकी विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जा रही है, किसी पोस्ट पे विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है। अब इसको कायदे से चैलेंज करने का भी कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि वो बाकी कहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, और भारत में जहाँ पे आपकी ऑडियंस है उनको आप वो कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। तो ये बड़ा सिलेक्टेड है। इसका लीगल पहलू क्या है? लीगल है कि मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये आईटी लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है पावर्स नहीं है, मतलब भारत के टेरिटरी के बाहर इसके पावर्स ही नहीं है। तो वो बाहर जो है आप नेपाल से भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक तरह का टेक डाउन ही हुआ। हाँ, वो भी जो यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, लोगों की रीच हमारी ख़त्म हो गई है। अल्टीमेटली अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारी तो ऑडियंस इंडिया में ही है, तो उस तक नहीं पहुँच रहा है कोई कंटेंट, तो हमारा तो एक तरह से टेक डाउन ही हुआ। नीरजा, आप इसको कैसे, सरकार के इस निर्णय को इसमें किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एक बड़ी चुनौती है जी, कॉम्प्लेक्स है बहुत, क्योंकि इससे मौके तो हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बट कॉन्स्ट्रेंट्स भी बहुत हैं। अब टेक डाउन करना सोशल मीडिया का जो कैरेक्टर है उसके खिलाफ ही जाता है, क्योंकि सब लोग जो मानते हैं वो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, और वही उसका चार्म है। हाँ, लेकिन उसको आप अगर सीमित कर देंगे, रोक देंगे, तो फिर उसका रिएक्शन पैदा जरूर होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक डाउन की जगह सरकार को, रूलिंग पार्टीज को, चाहे स्टेट्स में हो चाहे सेंटर में हो, एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि आप उस चैलेंज को काउंटर कैसे करेंगे। अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है, इंटेलिजेंटली आ रहा है, तो आपके पास भी उतने ही यंग टैलेंटेड लोग हैं ना, जो फेमिलियर हैं सोशल मीडिया से। आप भी मीम्स बना सकते हैं, आप भी रील्स बना सकते हैं, आप भी वीडियोस बना सकते हैं। उसमें फिर मजा भी आएगा अगर आप काउंटर करेंगे, स्मार्टली काउंटर करेंगे, इंटेलिजेंटली काउंटर करेंगे उस चीज को, बनिस्बत टेक डाउन का रास्ता चुनना। मैं तो यही मानती हूँ। ठीक बात। ये कहा भी जाता है अक्सर, जो जब से ये ट्रोल की समस्या शुरू हुई या गाली गलौज की समस्या शुरू हुई या किसी किताब को लेकर किताब जलाने की, लोग कहते हैं कि ना, अगर आपको किसी पोस्ट से दिक्कत है तो आप उससे बढ़िया पोस्ट करें, आपको किसी किताब से दिक्कत है आप उस किताब का रिव्यू करके उसकी निंदा कर सकते हैं या उससे बेहतर लिख सकते हैं तो लिखें, पोस्ट मीम बना सकते हैं तो उससे बेहतर बनाएं। ये बजाय इसके कि आप जाके सीधे जो आर्टिस्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं या कलाकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आप फिल्मों से दिक्कत है, फिल्में सिनेमा हॉलों को जला दी जाती हैं, उससे बेहतर फिल्में बनाएं, आप उससे बढ़िया फिल्में बनाएं, अपनी बात कहें। तो ये उसी दिशा में है। मैं बस एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमने ये जो सौमेंद्र बारी की स्टोरी आई थी एक्सप्रेस में, इसलिए सवाल खड़े हुए कि इतने नंबर सरकार की तरफ से बोला गया रोकने के लिए, ऑर्डर जारी हुआ था। इसके पीछे कारण है, इसमें पर मिनट लगभग 1 टेक डाउन करने के लिए बोला गया, और ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो है मार्च से जुलाई। इस बीच सीजेपी का आंदोलन हुआ, सीजेपी के आंदोलन में बहुत सारे ऐसे पोस्ट आए जिससे सरकार असहज हुई। अगर तुलना करें 2024-25 में, अक्टूबर 2024-25 में, तो रोज़ाना
6 टेक डाउन करने के लिए बोला जा रहा था और थोड़े समय बाद ये पर मिनट हो गया 1। तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि सरकार ने बहुत सारे सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए वीडियो, जिसमें कुछ आपत्तिजनक भी थे, अपशब्द बोले गए थे, और कुछ जो पहली बार एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक एक ईश्वर बना के रखा जा रहा था, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, लड़कों ने बोला, तो उन पोस्ट को भी हटाया गया। तो इसीलिए हालांकि ये सरकार ही बता सकती है या प्लेटफॉर्म बता सकते हैं किस संदर्भ में ये हटाने के लिए आया, लेकिन जो प्रथम दृश्य बन रहा है वो यही है कि सीजेपी आंदोलन में किससे जुड़े पोस्ट को हटाने के लिए बोला गया है। मोटी मोटा एक पैटर्न, ये मतलब एक अनुमानित पैटर्न ही उभर रहा है कि वो मोदी या सरकार के खिलाफ जो कंटेंट थे, इस वजह से तेजी बढ़ी है जी, ठीक बात है। तो ये हमारी आज की चर्चा थी। इस चर्चा को आज यहाँ पर रोकने से पहले हम एक बार रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सबसे पहले मैं बसंत से शुरू करता हूँ रिकमेंडेशन आज। जी सर, मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। एक मेरे साथी अनमोल प्रीतम की एक स्टोरी आई है, लंबे समय से उस पर काम कर रहे थे, जो गुड़गांव फरीदाबाद के बीच में एक कूड़ा है जहाँ पे कूड़ा जमा होता है, और गुड़गांव में अलग अलग जगहों पे जो कूड़ा उठाने के लिए जो टेंडर हुए थे उसमें किस तरीके से धांधली हुई है। काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द इसका वीडियो भी आपके पास पहुंचेगा, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी लंबी और काफ़ी मेहनत के बाद ये स्टोरी तैयार हुई है, और कूड़ा हर रोज़ की समस्या है। अभी कई जगहों पे सफाई कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, तो लोगों के घर के आसपास कूड़ा भर गया है। तो इस स्टोरी को पढ़िए, इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी है। और दूसरा सेल्फ प्रमोशन, मेरी एक स्टोरी आई हुई है जो आसाम को लेकर है। मैं लगभग अलग अलग सरकारों के विज्ञापनों पे स्टोरी करता हूँ, तो ये स्टोरी है आसाम को लेकर। आसाम में हेमंता विश्व शर्मा के सीएम बनने से पहले 5 सालों में विज्ञापन पर कुल खर्च 145 करोड़ था, सारा खर्चा विज्ञापन में। और हेमंता विश्व शर्मा के आने के बाद 5 साल में यह रकम 460 करोड़ हो गई है, लगभग 3 गुना बढ़ा है विज्ञापन पे। इसके अलावा हेमंता शर्मा की जो वाइफ हैं, उनका जो न्यूज़ चैनल है और अखबार है, उसको कितना विज्ञापन मिला है वो भी डबल हुआ है, वो आप हमारी स्टोरी में पढ़ सकते हैं। तो ये भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। और एक बात बताना भूल गया, अनमोल की जो स्टोरी है वो पेबॉल पे है, और उसे वहीं लोग पढ़ सकते हैं जिन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बिल्कुल। आनंद? मेरे 2 रिकमेंडेशंस हैं। पिछले सप्ताह जो आधुनिक भारत के एक बड़े इतिहासकार सुमित सरकार का निधन हुआ, तो उनकी 2 किताबें, एक जो दोनों हिंदी में भी उपलब्ध हैं, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत और राइटिंग सोशल हिस्ट्री, दोनों कर रहा हूँ। वो सबल्टर्न स्कूल के हिस्टोरियन हैं, जो कि मतलब कोई इतिहास को नीचे से लिखने का जो एक धारा है कि छोटी छोटी चीज़ों से इतिहास को बनाना। जैसे मॉडर्न इंडिया को भी उन्होंने किसी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के आंदोलन है, उससे कंस्ट्रक्ट किया था। तो मार्क्सिस्ट विचारधारा के अंदर ही रहकर उन्होंने कुछ जो कहे कि प्रयोग किए थे इतिहास लेखन के, और उससे आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन वो इतिहास को देखने का एक अलग तरीका था। और राइटिंग सोशल हिस्ट्री में उन्होंने कई अपने विचारों को रिवाइज़ किया था करीब 10 साल बाद। वो 2 किताबें। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा जनरल है कि जो पिछले 2-3 वर्षों में जो ये खाद्य पदार्थ जो हैं, वो जो रोज़मर्रा मिलते हैं, वो सब्ज़ी हो, पनीर हो, या रेस्टोरेंट्स में वगैरह में, अभी जो एक ब्यूरोक्रेट तुकाराम मुंडे जो है उस पे महाराष्ट्र में रेड्स करने पे चर्चा में है। लेकिन ये कई अखबारों ने पिछले 2-3 साल में देखिएगा बहुत सारे रेड्स को कवर किया है, और कितना, और जो मेरे ख्याल से शहर भी 2 भाग में बटा हुआ है। हाँ। तो अब जैसे कि अब जाइएगा दिल्ली में ही कहीं छोटे जगह, तो वहाँ जो पनीर मिल रहा है, दूध मिल रहा है, वो पनीर है भी कि नहीं है, उस पर वो अंडा है भी कि नहीं है, मुझे मतलब कई बार सिंथेटिक अंडे का, ये का, तो ये एक बड़ी समस्या है।
और कई लोग बोल रहे हैं कि वो ओवर रीच कर रहे हैं। होता है, वो टीएन शेषन भी चुनाव सुधार में ओवर रीच कुछ किए थे, ये भी ओवर रीच कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो पॉपुलर उनके सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, वो जैसे कि अब उनके कई ट्रांसफ़र हुए हैं तो पॉपुलर सपोर्ट ये भी दिखाता है। अब जैसे हम लोग छोटे जगह से आते हैं, बसंत भी, हम भी, तो वहाँ देखते हैं कि कई डीएमएसपी का ट्रांसफ़र होता है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं कि इनका ट्रांसफ़र ना करें, कि इनका ट्रांसफ़र, लोग आंदोलन करते हैं कि इनका ट्रांसफ़र गलत है वगैरह। तो उनको जो पॉपुलर सपोर्ट मिला है ना कहीं एक बड़ा ग्रीवेंस है ये लोगों का। और जो एक पब्लिक स्फीयर का एक भाग है जो सवाल पूछता है, या नेता जो है सवाल जवाब दोनों को मैनेज करते हैं। लेकिन नौकरशाह है जिसको मिला है काम जवाब देने का, से सॉल्यूशंस देने का, तो जो सॉल्यूशन कारगर ढंग से दे रहा है, तो ये समस्या बहुत मतलब रोज़मर्रा से जुड़ी मुझे लगती है। मैंने भी इस पे लिखा है, लेकिन अब जैसे इन्होंने सेल्फ प्रमोशन में शर्मिंदगी दिखाई तो मैं भी दिखाते हुए उसको मैंने भी मतलब 2-3 महीने पहले इस पे एक लेख लिखा था न्यूज़ लॉन्ड्री पर ही। हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस, क्योंकि काम कर चुका हूँ बॉम्बे में, तो महाराष्ट्र में बॉम्बे का जो खासकर एफडीए है, वहाँ पे जब भी कोई आता है तो वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करता है जिससे वो लाइमलाइट में है। तो ये सिर्फ इसी के मुंडे का ही नहीं है, इससे पहले भी यहाँ तो काफी वहाँ तो FD कस्टम वाला भी एक हो गया जिसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर तो वहाँ लिया। एफडीए वो क्योंकि बॉलीवुड है तो इस टाइप से वो अभी ऐसे गुटखा के पीछे पड़े हैं ना। हाँ। तो ये नोटिस दे दी। हाँ, मेरा रिकमेंडेशन भी इनफैक्ट अनमोल की स्टोरी थी, है इनफैक्ट इन्होंने बोल दी, मैं इसको थोड़ा और एक नए तरीके से बताता हूँ। हाँ। ये एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी जो सिंगापुर में काम कर रही है, सिंगापुर सबसे क्लीन सिटी क्लीनिसिटी है। कहा जाता है, और कई जगह और काम कर रही है। उसने ये बीड़ा उठाया कि वो इंडिया में आके वो इंडिया की जो सिटीज़ है, मेगा सिटी लाइक गुड़गांव, वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ इनको वेस्ट मेगा सिटी और छोटी छोटी सिटी ग्वालियर, लखनऊ, इनको ठीक करेगी। और वो 450 करोड़ के करीब वो पैसा डालती है, इन्वेस्ट करती और उसके बाद ये पूरे 5-6 साल 7-8 साल में जो काम किया है वो आप स्टोरी में पढ़िएगा। लेकिन अंत में वो उसी कंपनी को जिसमें उसने 450 करोड़ डाले थे, 1 करोड़ में एक हैदराबाद में है, उनको बेच के चली जाती है। तो वो निकल चुकी है दिल्ली से। तो ये स्टोरी है। उसके बीच में कूड़े का क्या हुआ, हाँ, वो आप स्टोरी में पढ़िएगा। तो आई थे वो ये कह के कि वो कूड़े को ठीक करेगी, लेकिन हिंदुस्तान की कंपनी और हिंदुस्तान के लोगों ने उस कंपनी को ठीक करके वापस भेज दिया है। और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है एक ऑपरेशन श्वेत सागर। ये नेटफ्लिक्स में है, जी, सफेद नेटफ्लिक्स। सागर, हाँ सफ़ेद सागर, हाँ हाँ, हाँ। नेटफ्लिक्स में है। बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी। बनाई है, उम्दा सीरीज। जी। और शुरू में मैं इसको भी अवॉइड करने जा रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि जो जिस टाइप की आजकल घटिया बनने नेशनलिज्म लगे टाइप की हैं, बनती हाँ। आ रही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग जिंगोइस्टिक से। नहीं है, हाँ। मतलब कि ऐसा अगर कोई नेशनलिज्म दिखाए तो सर आंखों पे कितनी बार देंगे। बहुत अच्छे बनाई है, बहुत सटल है और रियल स्टोरी पे है। और रियल स्टोरी है। इनफैक्ट उसके बाद मैं कालिंदी कुंड में जाके उसी स्टेशन से जो इसमें एक किरदार है उसके नाम पे अभी उसकी वाइफ ये पेट्रोल हाँ, पंप पेट्रोल चला पंप रही हैं चला यहाँ पे रही हैं। कालिंदी कुंज में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी लेके जरा वहाँ पेट्रोल डलवा के आऊँगा। बहुत बहुत अच्छी बनाई। बढ़िया है वो सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। ये कारगिल वॉर के टाइम पे भारत की जो एयरफोर्स है एयरफोर्स के उसके बारे में। करामात है इसमें बहुत पूरे। अच्छी बनाई है। तो इतने बढ़िया बढ़िया रिकमेंडेशन के बाद एक तो कॉमन है जो अनमोल की हमारी रिपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट वाला पूरा इन्वेस्टिगेशन जो कि गुड़गांव का कूड़े घर से, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आपको उसका सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पूरी स्टोरी जानने के लिए, पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए। बहुत जल्दी इसका वीडियो संस्करण भी आएगा, तब आप वीडियो में भी देख पाएंगे इसका। और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है ऐसे ही, मतलब मेरे ख्याल से मैंने इसको पहले भी रिकमेंड किया ही है, एक बार और फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ। एक वेबसाइट है archive.com करके, archive.org करके। तो उस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासिक किताबें अवेलेबल हैं, सारी इंग्लिश में, हिंदी में। तो इस पर मुझे
मुझे हिंदी पढ़ने की बड़ी वो हुई कि हिंदी में अगर एनिमल फॉर्म मिल जाए मुझे, तो इस पे हिंदी में मिल गई मुझे एनिमल फॉर्म पूरी की पूरी किताब। तो अगर एनिमल, जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, पतली किताब है, 60-70 पन्नों की। तो एनिमल फॉर्म अगर दिलचस्पी हो तो पढ़ सकते हो, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। कैसे कहें आनंद, आप उसको बेसिकली एक साम्यवाद जो कम्युनिज्म है, समाजवाद है, जो आता है वो किसी अधिनायकवादी सत्ता को उखाड़ के या राज सत्ता को उखाड़ कर फेंकने और जनतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे कैसे वो खुद ही एक अधिनायकवादी शासन में तब्दील होता जाता है, उसकी कहानी है। लेकिन बड़ी दिलचस्प, इसका मतलब एक सार ये है कि जैसे एक नया क्लास खुद जन्म ले लेता है उस बीच, और उसका एक बहुत ही स्मरण रखने वाला वाक्य है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो ये पढ़ने की हुड़क इसलिए जन्मी क्योंकि जब प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक जुमले देकर और लोगों को कैटेगराइज करने में बड़े महारथी हैं। कभी वो कहेंगे कि मैं लोगों को कपड़ों से पहचान लेता हूँ, फिर वो कहते हैं कि 2019 के चुनाव से ठीक पहले एक जुमला देते हैं कि खान मार्केट गैंग है, तो वो रातों रात फिर पॉपुलर हो जाता है। फिर कुछ लोगों को टैग कर दिया जाता है कि ये वो 100 क्लास कैटेगरी है जिसको प्रधानमंत्री ने ये कहा था। तो उसी तरह से जब उन्होंने इस बार लाल किले से कहा कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं, तो मैंने कहा कि ये जो जिस तरह से आनंद ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये किताब कैसे एक दूसरा क्लास खुद, कौन लोग हैं जो आज के खान मार्केट गैंग है, या कौन लोग हैं जो आज के लटियन दिल्ली के क्लास में हैं, लटियन दिल्ली को रूल करते हैं। यही लोग हैं जो बैठे हैं, जिन्होंने एक दूसरा क्लास, रूलिंग क्लास तैयार कर लिया है, पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया है। और इनका जुमला या दिखाने का तरीका एकदम बस थोड़ा सा एक आवरण, एक उस पर कवर लगा हुआ है कि मानो ये उससे अलग है, पर ये एक दूसरा रूलिंग क्लास है, और जो एकदम वैसे ही बिहेव करता है जो कि पिछला वाला रूलिंग क्लास जैसे बिहेव करता था। तो ये हमारी इस हफ्ते की चर्चा थी। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। बसंत, आनंद, रमन सर और नीरजा, आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।